Hello students, today we are going to discuss our next topic of the solution, that is vapor pressure. अच्छा, वेपर प्रेशर को समझने से पहले मैं आपसे इवेपोरेशन के बारे में पूछना चाहूँगी. आपको इवेपोरेशन के बारे में पता है ना? देखो, इवेपोरेशन क्या होता है. सपोज करिए हमारे पास एक बीकर है. लेट्स से वी हैव ए बीकर. ओके, इसके अंदर ये लिक्विड है. कोई लिक्विड, सपोज वाटर इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है. वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है. अब ये क्या है, इस लिक्विड का सरफेस. दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड. यस, है ना. अब क्या होगा, इस लिक्विड की जो सरफेस है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इस लिक्विड में, वो अंदर भी होंगे. यहाँ पार्टिकल होंगे और यहाँ सरफेस पे भी होंगे पार्टिकल्स. ये सरफेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना. तो इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे आप नीचे आपने बर्नर लगा दिया, बर्नर इसको हीट दे रहा है, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएंगे, है ना. वाटर वेपर्स बनाकर और क्या हो जाएंगे, इस बीकर से बाहर निकलने लग जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. अब क्या होगा, जो पार्टिकल्स जो अंदर की साइड है ना, ये जो पार्टिकल्स अंदर की साइड है, एक्चुअली में ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं. जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं. लेकिन मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चारों साइड से लगती है. यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फ्रॉम ऑल फोर साइड्स लगती है. लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल है, मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पे लगने वाली है, सिर्फ कहाँ पे लगने वाली है, नीचे से लगने वाली है. ऊपर तो कुछ है नहीं ना इनके पार्टिकल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से लगने वाली है, सिर्फ नीचे से लगने वाली है. तो इसी को आप क्या बोलते थे, सरफेस टेंशन बोलते थे. अपने क्लास 11 में ये टॉपिक पढ़ा था, सरफेस टेंशन, है ना. तो ये इवेपोरेशन जब हमारा क्या होता है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो एक्चुअल में क्या है, इवेपोरेशन इन ए ओपन कंटेनर. इवेपोरेशन इन ए ओपन कंटेनर की बात कर रही हूँ मैं आपसे, कि जब भी हमारे पास कोई ओपन कंटेनर है तो जो हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्मेशन करके एस्केप हो जाते हैं, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं. बट अगर यही हम कंटेनर क्या कर दें, क्लोज्ड कंटेनर कर दें, यही कंटेनर हम क्या कर दें, क्लोज्ड कंटेनर कर दें, तो वहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आता है. यहाँ पर कंटेनर क्लोज नहीं था तो इसलिए जो वेपर्स बन रहे थे वो एस्केप हो रहे थे. लेकिन जब यही कंटेनर क्या कर दिया जाए, क्लोज्ड कर दिया जाए, तो वहाँ पर जो कंसेप्ट निकल के आया वो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट निकल कर आया. अब वो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हमें क्या कहता है, लेट अस सी. ओके, क्लियर हो गया आपको इतना. देखिए, अब नाउ दिस इज ए क्लोज कंटेनर. ये कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर. देखो ऊपर बाउंड्री इसकी क्या है, बंद है ना उसकी. तो लिक्विड इसमें भी मैंने लिया, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. हीट प्रोवाइड करने से इसके जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वेपराइज होने लगेंगे. येस और नो, वेपराइज होंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे. या दीज आर द वेपर्स, दीज ऑल आर द वेपर्स. सो वेपराइज होकर ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वेपराइज होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लिक्विड का क्या वॉल्यूम कम नहीं होता जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता जाएगा. और यहाँ जो वेपर्स हैं उसका जो अमाउंट है, मतलब वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी. यहाँ वॉल्यूम कम, यहाँ पर ज़्यादा, है ना. अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो ऊपर वाले जो हमारे वेपर्स के पार्टिकल जब ज़्यादा होते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे. क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे. वॉल्स आपस में भी कोलिजन करेंगे और प्लस वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी इनके कोलिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे. उससे क्या होगा, इनका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. कंडेंसेशन मतलब होने के बाद वेपर जो है वो फिर से किस में आने लग जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आने लग जाएंगे. जो वेपर्स हैं फिर से इसमें आने लग जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आने लग जाएंगे, है ना. तो एक स्टेज ऐसी आई है जिसपे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा. सबसे पहले क्या हो रहा था, हम जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, है ना. और लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था. और यहाँ पर जो वाटर वेपर्स का था वो ज़्यादा हो रहा था. लेकिन एक
पॉइंट पे क्या होगा कि जो वाटर के वेपर्स हैं वो क्या करने लगेंगे, आपस में भी कोलिजन करने लग जाएंगे, प्लस वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी कोलिजन करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से किस में आने लग जाएंगे, लिक्विड में आने लग जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन की, जितने इवेपोरेट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, और जितने यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे वापस, मतलब जितना इवेपोरेशन हो रहा है लिक्विड टू वेपर, उतना कंडेंसेशन हो जाएगा वेपर टू लिक्विड। ठीक है, इसी को मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इस सिंबल को आपको इक्विलिब्रियम का साइन बोलते हो ना सिंबल को आप, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इस इक्विलिब्रियम पर ही जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस इक्विलिब्रियम पर ही जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करते हैं above the surface of the liquid, above the surface of the liquid, that is known as the vapor pressure। बस इतना ध्यान रखना, at equilibrium की बात हो रही है यहाँ पर, at equilibrium। समझ आ गया आपको, मतलब जिस पॉइंट पे रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, उस प्रेशर पर ही हम क्या बोलेंगे कि क्या है, वेपर प्रेशर। उस इक्विलिब्रियम पर ही क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मतलब क्या है कि वेपर्स और लिक्विड अब आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वेपर्स और लिक्विड आपस में क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? ओके, नाउ फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स। किस फैक्टर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, लिक्विड के अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या वो इवेपोरेट होके ऊपर जाएंगे? एक बार थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें अगर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने वाली है तो क्या वो इवेपोरेट आसानी से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इवेपोरेट नहीं होंगे तो क्या वेपर्स का प्रेशर इतना बनेगा ऊपर? नहीं बनेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। मतलब ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो vapor pressure depends upon the intermolecular forces of attraction between the liquid particles. So you can say vapor pressure is inversely proportional to the magnitude of the force of attraction। मतलब particles के बीच में जितनी ज़्यादा force of attraction होगी, यहाँ पर जो particles हैं इनके बीच में जितनी ज़्यादा force of attraction होगी उतना ये bond नहीं टूटेगा, आपस में इनका bond नहीं टूटेगा तो ये ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब वेपर्स वहाँ पर कम होंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना वेपर प्रेशर कम, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कम उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा। क्लियर? एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, डाईमिथाइल ईथर और एल्कोहल, इनका ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है किससे, वाटर से। अब इनका ज़्यादा वेपर प्रेशर क्यों है वाटर से? सोचो एक बार, इनका ज़्यादा वेपर प्रेशर क्यों होगा वाटर से? क्यों होने वाला है इसका ज़्यादा? ये ज़्यादा है, ये बोल रहा है ना, एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि डाईमिथाइल ईथर और एल्कोहल का ज़्यादा वेपर प्रेशर है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब ये कम होना, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। डाईमिथाइल ईथर में और एल्कोहल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो भी इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और वाटर के अंदर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। क्लियर आपको इतना? ठीक है, ओके। सो सी योर नेक्स्ट फैक्टर। व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो ईजी है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा पार्टिकल्स को, लिक्विड को, उतना कि वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज सिंपल, है ना। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन है, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं करनी हमें यहाँ पर इसकी। अफेक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑन ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय, टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पर, अफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय, किस
जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पर वो किस इक्वेशन के द्वारा बाय दिया गया था, क्लोसिस क्लेपरन इक्वेशन, क्लोसिस क्लेपरन इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है log P2 by P1, दीज आर द प्रेशर्स, डेल्टा H वेपराइजेशन बाय 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। T1 और T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ रहता है एक्चुअली आपका वो कैसा रहता है, कर्व ग्राफ रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, ये हो गया हमारा टेम्परेचर। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहता है इसका, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर इज गिवन बाय द क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन। नाउ most important next topic, the vapor pressure of the liquid solutions, the vapor pressure of the liquid solutions। और यहीं पर एक लो आएगा, that is your Raoult's law, that is your Raoult's law। अब इसी को हमने बहुत अच्छे से समझना है, Raoult's law हमें क्या कहता है। देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दो वॉलेटाइल। सबसे पहले तो आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग पता होना चाहिए। वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपराइज इजीली हो जाते हैं, वो सब्सटेंसेस जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, दीज आर द वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल जो वेपराइज नहीं होते। तो हम यहाँ दो लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब जहाँ पर दोनों जो लिक्विड्स हैं हमारे वो कैसे हैं, वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब दोनों क्या करेंगे, वेपराइज होंगे और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्या करने वाले हैं, एक्सर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज करो भाई दो बीकर मैंने ले लिए, इसमें कोई एक लिक्विड था जो वॉलेटाइल था, इसमें कोई एक लिक्विड था जो वॉलेटाइल था। ये लिक्विड ए था, ये लिक्विड बी था। इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, दीज बोथ आर द वॉलेटाइल इन नेचर। अब क्या हुआ, इन दोनों लिक्विड को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, इन दोनों लिक्विड को मैंने आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है ना, ये हो गया ए प्लस बी। अब देखो जब ये प्योर लिक्विड ए था तो इसका क्या होगा, प्योर कंपोनेंट का अपना वेपर प्रेशर होगा। जब ये प्योर लिक्विड ए था तो इस प्योर कंपोनेंट का अपना वेपर प्रेशर होगा। अब जब ये प्योर लिक्विड बी था तो इस प्योर बी का अपना वेपर प्रेशर होगा, है ना। लेकिन अब जब ये क्या हो गया, आपस में मिक्स हो गए, अब जब ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो यहाँ पर इनका प्योर प्रेशर नहीं रहने वाला, इनका प्योर वेपर प्रेशर नहीं रहने वाला, बल्कि क्या रहने वाला, इनका पार्शियल प्रेशर रहने वाला है ना। डाल्टन्स लॉ यही तो कहता है कि जब दो मिक्स हो जाते हैं आपस में तो वही है कि हम पूरे प्रेशर की बात ना करते हुए उनके पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड के केस में भी हम वही लगा रहे हैं एक तरह से कि जो यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर हो जाने वाला है वो पार्शियल हो जाने वाला है, प्योर वेपर प्रेशर नहीं होने वाला। यहाँ पर प्योर था, प्योर को हम बोल देते हैं इसका पी नोट ए, सपोज करो इसका क्या है, पी नोट ए, इसका सपोज कर लो पी नोट बी है। क्लोज कंटेनर की बात होगी, यहाँ पर भी क्लोज कंटेनर की बात होगी। तो इसका पी नोट ए है, इसका पी नोट बी है, इसका अब प्योर नहीं रहने वाला। क्लियर आपको इतना, ठीक है। बस इतना ध्यान देना कि दो लिक्विड अब यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो यहाँ किसकी बात करने वाले हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे। यहाँ पर प्योर पी नोट ए और प्योर पी नोट बी की, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। देखो इट स्टेट्स, राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो इसने देखो इट गिव्स ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। राउल्ट्स ने हमें क्या दिया था, राउल्ट्स ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द पार्शियल प्रेशर्स के बीच में, बिटवीन द पार्शियल प्रेशर के बीच में एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स के बीच में हमें क्या दिया था, इसे रिलेशनशिप दिया था राउल्ट्स ने, ठीक है। और ये क्या कहता था, एट ए गिवन टेम्परेचर पर फॉर ए सोल्यूशन ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड्स के सोल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अभी ये क्या कह रहा है लो, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सब आगे आप देखो मैं कैसे समझाती हूँ इसे आपको। लेट अस कंसिडर, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस लो पे बैक आएंगे।
लेट अस कंसिडर ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ द टू वोलेटाइल लिक्विड्स। हम क्या करते हैं, एक बाइनरी सोल्यूशन ले लेते हैं। बाइनरी मतलब बताओ, सोचो बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स हो, कितने हो, दो कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, दो वोलेटाइल लिक्विड का हमने बाइनरी सोल्यूशन ले लिया और डिनोट कर दिया उन कंपोनेंट्स को ए और बी। कैसे डिनोट कर दिया हमने उन कंपोनेंट्स को, एज ए और बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने उसकी बात करी थी हेनरीज लॉ में, जैसे हमने बात करी थी वहाँ पे, तो हम ये बोल रहे थे ना कि जितना जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, मोल फ्रैक्शन, मतलब जितनी सोल्यूबिलिटी आपकी होने वाली है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, मोल फ्रैक्शन के। वहाँ पे क्या होती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अच्छा, तो क्या हो गया हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन हमने ले लिया, दो वोलेटाइल लिक्विड का, उसमें दो कंपोनेंट्स हो गए, ए और बी हो गए, उसके अंदर दो कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाला जो कंपोनेंट था, ये हमारे हमने दो लिए थे ना बीकर्स, इसमें जो ए वाला कंपोनेंट था उसका जो प्रेशर होगा, इसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट है ए और बी, तो उसमें जो ए वाले कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, उसको पी ए लिख दिया मैंने, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। यस और नो, कि जितना इसके मोल्स हैं ए के उसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है ना। मतलब ए वाले दो कंपोनेंट हैं, ए है और बी है, ए वाले का पार्शियल प्रेशर उतना होने वाला है जितना इसके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है, मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू क्या ले लें, कोई कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स से। ऐसे क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। ये आपको रफली मैं बता रही हूँ सारा समझाने के लिए कि कैसे कैसे हो रहा है, पीछे जो मैंने लिखा है वो कैसे आया। तो P इज इक्वल टू के इंटू एक्स से पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी हो गया। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपने मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था वहाँ मैंने आपको ये बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा प्लस बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल 1 के इक्वल होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो लेट अस से कि यहाँ पर सोल्यूशन में बी नहीं है, हम ये दो सोल्यूशन है उसमें बी नहीं है, बी नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0। सोल्यूशन में बी नहीं है, सपोज करा ये मैंने, ठीक है। अब मैं बताऊंगी क्यों सपोज किया। सोल्यूशन में बी नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा, इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1। ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ। ए का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया, तो यहाँ से पी ए किसके इक्वल आ गया, के इंटू 1 के इक्वल आ गया, के इंटू 1 के इक्वल आ गया। अब देखो जब इसके अंदर बी है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ सपोज कर लिया मैंने कि इसमें बी है ही नहीं, तो बी नहीं है तो क्या ए का जो मैं पार्शियल प्रेशर बोलूँगी, नहीं, अब उसको क्या बोलूँगी, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर बोलूँगी। भी इसमें बी है ही नहीं, हम पार्शियल प्रेशर हम टर्म क्यों ही लेके आए, जहाँ पर क्या हो दो सोल्यूशन हो तब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी के मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे पार्शियल प्रेशर के टर्म के बारे में ना बात करते हुए मैं क्या कहूँगी, ए के प्योर वेपर प्रेशर होगा, ए का प्योर वेपर प्रेशर होगा, जो कि कितना है, पी नोट ए, जो कि कितना है, पी नोट ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट ए इज इक्वल टू के आ जाएगा, पी नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिमिलर वे किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा। अब बी में आप क्या सपोज करोगे कि ए नहीं है, बी में क्या सपोज करोगे कि ए नहीं है, मतलब एक्स के मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू 1, के इंटू 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका पार्शियल की बात ना करते हुए इसके प्योर की बात करूँगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नोट बी इज इक्वल टू के आ जाएगा, पी नोट बी इज इक्वल टू के। तो ये क्या हो गया, 1, ये होगी 2। अब यहाँ के की जगह पी नोट ए रख दो, यहाँ के की जगह पी नोट बी रख दो, तो यहाँ से दो इक्वेशन क्या बन जाएंगी, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, एक ये बन जाएगी, एक पी बी इज इक्वल्स टू दूसरी क्या बनेगी बताओ, पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये दो बन जाएंगी। ठीक है, ये सब एक रफली मैंने आपको बताया, आइडिया दिया कि कैसे वो पीछे वाली इक्वेशंस आई हैं
क्लियर हो गया आपको? हमने क्या करा, फिर से मैं बता देती हूँ एक बार फटाफट, कि दो सॉल्यूशन थे, ए और बी, हमारे दो सॉल्यूशन को मिक्स करा हुआ था, है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर उसमें ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ऐसे बी का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। हमने यहाँ क्या करा, प्रोपोर्शनल को इक्वल से रिप्लेस कर दिया, पी इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए हो गया, पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी हो गया। अब क्या देखो, मैं सपोज कर ली, मैंने एक कंडीशन सपोज कर ली कि सोल्यूशन, ये टोटल जो है हमारा मोल फ्रैक्शन ए और बी का वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कंडीशन क्या सपोज करें कि बी है ही नहीं, बी नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, मोल फ्रैक्शन का 0, तो यहाँ से एक्स से 1 के इक्वल आ जाएगा, एक्स से 1 के इक्वल आ जाएगा, एक्स से 1 के इक्वल आ गया तो यहाँ एक्स की जगह 1 कर दिया, ऊपर एक्स की जगह 1 कर दिया, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू के इंटू 1 आ गया। अब जब बी है ही नहीं तो उसके पार्शियल की क्यों बात करूँ, उसके प्योर की बात करूँ, और प्योर उसका कितना था, पी नोट ए मैंने माना था, ये प्योर का था, दैट इज प्योर का प्रेशर पी नोट ए, तो ये हो गया पी नोट इज इक्वल टू के आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बी के लिए ए को 0 मान लोगे तो पी नोट बी इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस में, इन दो इक्वेशंस में के की जगह पी नोट ए और यहाँ पर के की जगह पी नोट बी, तो दो इक्वेशन क्या बन गया आपकी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा 101%। अगर फिर भी नहीं हुआ, कुछ एक आधा पॉइंट रह रहा है तो थोड़ा सा बैकवर्ड जाइए, ओके। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी, एक्स से सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। सो P एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स में है, मतलब पार्शियल है। और पी नोट ए इंटू पी नोट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट का है, ठीक है। और एक्स और एक्स बी तो यू नो दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी। क्लियर है आपको इतना? उसके बाद देखो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, जो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर हो ए और बी का जो सम होगा पार्शियल प्रेशर होगा उसके इक्वल क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, येस और नो। तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बाई डाल्टन्स लो। अब पी ए की वैल्यू आपने ऊपर से क्या निकाली है, पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी क्या निकाली है, पी नोट बी इंटू एक्स बी, तो यहाँ रख दो, पी नोट इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। एज यू नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगी, येस और नो, 1 माइनस एक्स बी आएगी, राइट। नाउ सो पी किसके इक्वल आ गया, पी किसके इक्वल आ गया, पी नोट ए इंटू एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी और एक्स बी। अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, सो डैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू पी नोट ए। यहाँ से क्या कर लिया हमने, एक्स बी कॉमन ले लिया, एक्स बी कॉमन लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये बस थोड़ा सा आगे सिंप्लीफिकेशन करा है बस, नहीं तो यहीं तक भी हमारा करेक्ट था कि टोटल प्रेशर जो है वो उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होने वाला है। अब यहाँ एक छोटा सा ग्राफ है नीचे, वो ग्राफ देखो क्या कहता है, यहाँ पर क्या है, प्योर ए है, इस पॉइंट पे प्योर ए है, ठीक है। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। अभी सॉल्यूशन में ए ही था, जो मैंने बी कर लिया उसमें ए ही था, ठीक है, उसमें कोई बी नहीं था, उसमें कोई बी नहीं है, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0, ए का मोल फ्रैक्शन 1। क्लियर आपको इतना? अब क्या हुआ, मैं धीरे धीरे बी मिलाना शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे बी मिलाना शुरू करूँगी तो क्या ए का प्रेशर कम नहीं होता जाएगा? जो पहले प्योर ए की वजह से आ रहा था वो प्योर ए की वजह से नहीं आएगा, ए और बी दोनों की वजह से आएगा जब मैं बी को मिलाना शुरू कर रही हूँ। तो जब मैं इस साइड जा रही हूँ तो मैं बी को मिलाना शुरू कर रही हूँ, मतलब अब प्योर ए का क्या होता जाएगा कम, और बी के आने वजह से बी का क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखो ए का क्या होता जा रहा है, अब कम होता जा रहा है, ए का क्या होता जा रहा है कम, क्योंकि बी के मिक्सिंग स्टार्ट कर दिया, वो प्योर ए का नहीं रहा। जब हमारा खाली ए था सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ए ही कंपोनेंट था, तो उसका जो प्रेशर था वो प्योर था, पी नोट ए था, उसका प्रेशर था प्योर था, पी नोट ए था, कोई बी की मिक्सिंग नहीं थी। लेकिन जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो बी की मिक्सिंग करते हुए जा रहे हैं, बी की मिक्सिंग करते हुए जा रहे हैं, तो अब ए का प्योर नहीं रहने वाला, उसका कम होने वाला है। तो प्योर से अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्योर से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब प्योर नहीं रहा, तो ए का कम होने वाला है, और बी मिला रहे हो तो बी का क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो बी का ये देखो ज़्यादा हो रहा है, ये जो लाइन है वो बी को इंडिकेट कर रही है, ज़्यादा हो रहा है इसका। ए का क्या हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बी का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्लियर आपको इतना? अब बी का ज़्यादा तो अब यहाँ जब बिल्कुल हम इस एंड पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पर ए बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कि ए क्या हो गया, सपोज करो 0 हो गया यहाँ पर, और बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ए का मोल फ्रैक्शन 1 था, बी का 0 था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए का बिल्कुल रिड्यूस टू 0 और बी का 1 हो गया। जब बी का 1 हो गया तो उसके प्योर की बात होगी, मतलब पी नोट बी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस साइड भी दोबारा जाके देख सकते हो, बैक साइड भी, जब ए का 0 है, ए का जब 0 है, ठीक है, जब इधर जाओगे तो ए भी मतलब मिलाते जा रहे हो आप,
जब इधर जाओगे तो ए मिला रहे हो तो मतलब ए का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और बी का क्या हो रहा है, कम। मतलब ये दो एंड पॉइंट्स हैं जिसपे क्या है, एक का हमारा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब प्योर की बात हो रही है, और दूसरे का ज़ीरो है, लेकिन जब इस साइड जाएंगे तो किसी एक को मिला रहे हैं, ठीक है। इन दो पे किसी एक की बात हो रही है, और चाहे इधर जाओ तो किसी दूसरे कंपोनेंट की एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से एक का तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, दूसरे का ज़्यादा होता जाएगा। एक का कम, दूसरे का ज़्यादा, या इधर से इधर जाओगे तो इसका कम, इसका ज़्यादा। क्लियर। तो ये हो गया वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में छोटा सा ग्राफ हो गया। अच्छा, अब ये लाइन देखो, टोटल ये वाली लाइन क्या होगी, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या, PA प्लस PB, ये वाली लाइन टोटल प्रेशर की है, वेपर प्रेशर की। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A की थी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B की थी। दिस इज द लाइन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें P इज इक्वल टू PA प्लस PB हो गया। क्लियर है आपको, इतना हो गया होगा, आई होप आपको इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, NCERT का ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ये, कि न्यूमेरिकल में बहुत एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। अब देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म हैविंग द फॉर्मूला CHCl3 एंड द डाइक्लोरोमीथेन हैविंग द फॉर्मूला CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mm ऑफ मर्करी। मतलब जो क्लोरोफॉर्म है उसका कितना दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है वेपर प्रेशर, 2 mm ऑफ मर्करी दे रखा है, और जो डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2 उसका कितना दे रखा है, 415 mm दे रखा है। यू आर टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। इसका मतलब दीज आर द प्योर, ये प्योर है। प्योर है तो बताओ ये क्या होगा, ये P0 होगा, ये दोनों P0 होंगे ना। ये P0 ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया, मतलब A मान लो, क्लोरोफॉर्म को मैं अगर A मान लेती हूँ, ये A, ये क्या ले लूँ, उसको डाइक्लोरोमीथेन को B ले लूँ, तो ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है जब मिक्सिंग नहीं हुई है। मतलब इस A का P0 हो गया, इस B का क्या हो गया, P0 B हो गया, ठीक है। अब जब दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी तो उनके पार्शियल की बात हो जाएगी, मतलब इसका PA हो जाएगा, इसका PB हो जाएगा। P0 समझ में आ रहा है ना आपको, प्योर है, कंफ्यूज नहीं होना। P0 मतलब प्योर है, चाहे वो A है चाहे वो B है, और जब P खाली बोलोगे तो दैट इज द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ आया आपको। अब आपको वही पार्शियल निकालना है बाय मिक्सिंग द 25.5 ग्राम ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड योर 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जो जो हमें दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर पहले राइट कर रही हूँ। मास दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का मास दिया हुआ है मुझे, कितना मिक्स हो रहा है, 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम इसका मास मिक्स हो रहा है। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, इसका इसका 40 ग्राम्स का दिया हुआ ना डाइक्लोरो का, तो ये कितना हो गया, मास ऑफ योर CH2Cl2, मास ऑफ योर CH2Cl2 दैट विल बी इक्वल्स टू, बताओ कितना है, 40 है, इतना हो गया। ये तो मुझे गिवन था, दीज आर द गिवन मासेस। अब देखो मुझे मोलर मास चाहिए, तो सेकंड में क्या निकालती हूँ, मोलर मास, क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वहाँ मोलर मास चाहिए होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास में मोलर मास, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा इसलिए पहले। तो मोलर मास ऑफ CHCl3 किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 इंटू 35.5, क्योंकि एक का कितना होता है 35.5 रहता है। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा नियर अबाउट 119.5 आ रहा है ये ग्राम पर मोल। एक बार आप फिर से कैलकुलेशन भी चेक करते रहना अपने साथ साथ, कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। तो 119.5 ग्राम पर मोल। ऐसे किसका निकाल लूँ, CH2Cl2 का निकाल लेते हैं। कितने कार्बन है 1, तो 12 आ गया, एक कार्बन का डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो गया 2, प्लस कितने क्लोरीन है 2, एक का कितना होता है 35.5, ये आपका आएगा 71, 73 और दैट विल बी 85। इतना आ गया, क्लियर है इतना। मोलर मास निकाल लिया, गिवन मास दे रखा था। मोल्स निकाल लोगे, मोल्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, पता ही है ये तो आपको। तो यहाँ से दोनों के फटाफट मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लो सबसे पहले, वो किसके इक्वल होगा, इसका गिवन कितना है 25.5,
इसका गिवन कितना है 25.5 बाय इसका क्या करो मोलर मास कितना आ गया 11 9.5 ये आ गया, ये ग्राम और ये हो गया ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम जाएगा, मोल हमारे को मिल जाएंगे और ये आएगा आपका जस्ट ए मिनट 0.213 मोल। इतने मोल्स आ जाएंगे आपके क्लोरोफॉर्म के। ऐसे किसके निकालो फटाफट, मोल्स ऑफ CH2Cl2 मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकाल लो। गिवन इसका कितना है 40 और इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85। तो ये आ जाएगा आपका 0.470 मोल। 0.470 मोल आएगा ये आपका। ठीक है, अब देखो मोल्स निकाल ली है, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे आप आसानी से। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो और इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म किसके इक्वल होगा, इसके मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या बोलते हो Na बाय Na प्लस NB। इसको A सपोज कर लो, इसको B सपोज कर लो, अगर कोई डाउट रह रहा है तो इसको A इसको B। ये किसके इक्वल हो जाएगा Na बाय Na प्लस NB। यही तो होता है ना मोल फ्रैक्शन निकालने का, जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर और डिवाइड बाय टोटल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ फटाफट, 0.213 बाय 0.213 प्लस 0.470। ये किसके इक्वल आएगा आपका, साथ साथ सॉल्व करते हुए चलो मेरे आप, किसके इक्वल आएगा 0.312। 0.312। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके निकालूं बताओ, मोल फ्रैक्शन किसके निकालूं, डाइक्लोरोमीथेन के निकालूं, यस और नो। वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मोल बाय टोटल मोल। ऐसे करोगे आप। अब आपको एक शॉर्टकट नहीं पता यहाँ पर, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 पता है आपको। XA निकाल चुके हो, A का निकाल चुके हो ना, B का निकाल लोगे यहाँ से, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस XA के इक्वल नहीं आ जाएगा। तो 1 यहाँ से भी निकालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, बट ये थोड़ा ईजी है तो आप यहीं से निकालिए। 1 माइनस 0.312 बताओ कितना आएगा ये, इट इज़ 8 एंड दैट इज़ योर 6 0.688। ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा, मतलब डाइक्लोरोमीथेन। अब मोल फ्रैक्शन आ गया है ना। अब उसके बाद तुम्हें पता है फॉर्मूला PA इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है P0। फिर दूसरा तुम्हें पता है PB इज इक्वल टू P0B इंटू P0B इंटू XB। A किसको माना है क्लोरोफॉर्म को, B किसको मान रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन को, ध्यान रखना इस चीज़ का। P इज इक्वल टू P0A इंटू XA, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ठीक है, ये निकाला था ना पीछे राउल्ट्स लॉ में, ध्यान है ना या भूल गए। P इज इक्वल टू P0 इंटू XA, PB इंटू P0B इज इंटू XB, क्योंकि टोटल निकालना है। आप देखो टोटल कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा PA प्लस PB, मतलब P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। अब तो कर लोगे, P0A दिया था कितना दिया था 200 mm, P0B दिया था 415 mm, 200 और 415 ध्यान रखो, डेट इज़ 200। A का मोल फ्रैक्शन कितना आया तुम्हारे पास, कितना आया 0.312 आया है। ठीक है, प्लस इसका कितना दिया था 415 दिया था ना, 415 दिया था इसका आपको। तो ये कितना हो गया 415 इंटू बताओ इसका कितना आया 0.688। इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये आपका, जस्ट ए मिनट, ये आपका आ रहा है 347.9 mm। ये टोटल आ गया आपका प्रेशर, टोटल प्रेशर आ गया 347.9 mm आ गया। फर्स्ट पार्ट यही तो कह रहा था, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का निकालो। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। वेपर में जो A था उसने भी वेपर बनाए, B था उसने भी वेपर बनाए, तो वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, P मतलब जो A कंपोनेंट है वो कितना वेपर में गया है, B कंपोनेंट कितना वेपर में गया है, वहाँ का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ये तो अब सोल्यूशन का निकाला था।
अब देखो क्या करना है आपको सेकेंड पार्ट में, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, क्लोरोफॉर्म, मैं बार बार रिपीट करते हुए चल रही हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, और ए क्या था आपका, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा बताओ, ये कैसे निकालना है आपको, क्या करना है आपको, पी ए, जो इसका जो प्रेशर था ना ये पी ए, उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होता है ना जब भी वेपर फेज में, तो क्या करते हैं, जो उसका पार्शियल प्रेशर है ना उसको उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना। पी ए को किससे डिवाइड कर दो, उसके टोटल प्रेशर से, पी से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए क्या था हमारा, ये पी ए क्या था हमारा, ये था, ये हमारा पी ए था, पी ए की वैल्यू यही तो थी, पी नॉट इंटू एक्स ए, है ना। तो ये तुम्हारा था 200 इंटू 0.312। टोटल प्रेशर कितना आया है, 347.9 आया है तुम्हारा टोटल प्रेशर, है ना। अब ये आएगा तुम्हारा 312 इंटू 2, ये आएगा तुम्हारा 62.4 आएगा बाय 347.9 mm। mm से mm तो चला जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 0.18 के इक्वल आएगा। तो ए के मोल फ्रैक्शन आगे वेपर फेज में। ऐसे बी के निकालने के लिए क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ भाई। वही करोगे मैम जैसे आपने ए के लिए किया था, है ना भाई। तो क्या करेंगे, जो बी का है हमारा, ये जो बी का प्रेशर है उसको टोटल से डिवाइड कर दो, बी को टोटल से डिवाइड कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी बाय टोटल। टोटल क्या है, पी, तो पी बी तुम्हारा कितना था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब 415 इंटू 688, 415 इंटू 0.688 बाय उसका टोटल कितना आया तुम्हारा 347.9। ये आएगा तुम्हारा सॉल्व करके 0.82। अब देखो यहाँ पर भी तुम एक शॉर्टकट लगा सकते थे, है ना, लगा सकते थे, मेरे साथ साथ कर दिया होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 लगा सकते थे, है ना। ये तो बस थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए आपको अच्छे से, मैंने इसलिए आपको ये भी निकाल के दिखाया कि अब वेपर फेज में कैसे निकालना उस कंपोनेंट का बाय टोटल से। लेकिन एक का निकाल के दूसरे का आप इजीली इससे निकाल सकते हो ना। क्या करो, एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स से कर देना, मतलब 1 माइनस 0.18, तब भी कितना आएगा, ये 0.82 आएगा। आंसर एक बार मैच कर लेना फिर से आप, मैं आपको बता रही हूँ कोई मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो मे भी शायद नहीं भी हुई हो, तो फिर भी आप एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना। ओके, सो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो यहाँ हमने दो पार्ट निकाल लिए, एक तो सबसे पहले वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल लिया, फिर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकाल लिया इन द वेपर फेज। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था कि एक न्यूमेरिकल में आपसे सब जो भी आपने राउट स्लो पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा इस एक न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी उठाइए, प्रदीप उठाइए, इसके बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, वहाँ से ज़रूर सॉल्व करने हैं आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आपको न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्लियर। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर ए वीडियो इज अपलोडेड। ओके, क्लियर, थैंक यू।